Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वही प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहती है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा स्ट्रैटेजी वही चलेगी, वही हमारा पैटर्न चलेगा, बेसिकली वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, क्या करने वाले, आप लाइक कर दीजिए, सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, और क्या करना है आपको कमेंट करके बता दीजिए, और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछती रहूंगी तो आपको भी आंसर करना है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाउ हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री। जो वे हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को किस तरीके से कैसे डिवाइड करा हुआ है, क्या लगता है आपको, कोई आपको आइडिया? जो हिस्टोरियंस हैं भाई, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को कैसे कैसे डिवाइड करके रखा हुआ है। इतने अच्छे से हमने पढ़ा है, इतने बार पढ़ा है, इवन एमसीक्यूज़ में तो इतने सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, तो भूलने की कोई बात नहीं बनती है मेरे हिसाब से। कमेंट में बताओ फटाफट से। चल देखते हैं। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। भाई जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो इंडिया की हिस्ट्री कैसे डिवाइड करी है, एंशिएंट बनाई है, मिडाइवल और मॉडर्न करके इन्होंने डिवाइड की है इंडिया की हिस्ट्री को। याद रख लेना, जो हिस्टोरियन से कैसे डिवाइड करा है उन्होंने, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न करके इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अच्छा लगा ना पहला क्वेश्चन? बहुत ही ईजी था, आपने आंसर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अब बताओ भाई हिस्ट्री क्या है, जल्दी जल्दी से। हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो अब आप बताइए हिस्ट्री क्या होती है। सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट क्या है वो बताना पड़ेगा आपको। हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री क्या है देखते हैं। हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग्स आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। मतलब हिस्ट्री हमें बताती है कि पास्ट में, हमारे जो है अतीत में, हमारे जो है पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं, बीते समय में क्या चीज़ें हुई हैं और चीज़ें कैसे बदल गई हैं। मतलब पहले कैसे कपड़े पहना जाता था, कैसी लैंग्वेज चलती थी, राजा महाराजा का टाइम था, है ना, राजतंत्र था, पास्ट में ऐसी चीज़ें थी। बट अगर हम बात करें चीज़ें कैसे बदली, आज चीज़ें क्या बदली हुई है, आज डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतंत्र है, मतलब जो पीपल को अपना जो है मेंबर चुनने का राइट है, पूरा अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनने का पूरा अधिकार है, सरकार को चुनने का अधिकार पीपल के पास है। पहले क्या था, राजा महाराजा ने कौन सा मोनार्की रूल था, ठीक है, किंग रूल था, तो ऐसा होता नहीं था। तो चीज़ें हम एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे कुछ चीज़ें पहले कैसी थी और अब कैसे बदल गई हैं, तो ये हेल्प करता है हमें हिस्ट्री। पास्ट में क्या चीज़ें थी वो हम फाइंड करते हैं और अब कैसे बदल गया ये हमें हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है। आगे बढ़े, क्या है हिस्ट्री अब समझ लिया। हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग्स आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, कैसी चीज़ें थी पास्ट में, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और थिंग्स कैसे चेंज हो गई। आगे बढ़ते चलिए। व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? ये कॉलोनाइजेशन क्या होता है बता दीजिए। हमने बहुत अच्छे से समझा था कॉलोनाइजेशन। ब्रिटिश रूल को हम बोलते हैं ना, कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल रूल बोलते कि नहीं बोलते? कॉलोनाइजेशन हम ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं, और ब्रिटिश रूल क्यों बोला? व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? क्या होता है कॉलोनाइजेशन? देखिए क्या होता है कॉलोनाइजेशन, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। हमने क्या देखा था कि जब धीरे धीरे एक कंट्री दूसरी कंट्री के एरिया को हथिया लेती है, अपने अधीन, अपने अंडर ले लेती है। अंडर जब ले लिया, क्या क्या चेंजेस हो गए, इकोनॉमी हो गई, सोसाइटी चेंज, है ना, या आपके ऐसे कह लीजिए आपका पूरा कल्चरल चेंज, सारी चीज़ें बदल के रख देती, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लेती है। तो ये क्या हो जाता है, कॉलोनाइजेशन। मतलब मैं हूँ, मैं आपके एरिया में आई हूँ, मैंने आपका एरिया या आपकी कंट्री में आई हूँ, ये समझ लीजिए, मैं अलग कंट्री की हूँ, मैं आई, मैंने आपका जैसा खान पान चल रहा है, जैसे आप रह रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, आपकी जो इकोनॉमी, सब बदल के रख दी, सब मेरे अकॉर्डिंग है। तो ये क्या हो जाता है, कॉलोनाइजेशन। ठीक है। Colonization is a process in which one country subjugates another and thus brings political, economic, social and cultural changes। जैसे कि मैंने बताया कि colonization एक ऐसी process होती है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने अधीन, अपने अंडर ले लेती है, subjugates another and thus
ब्रिंग्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल चेंज। इसी कारण क्या क्या बदलाव आते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाती है, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो जाती है, सोशल और कल्चरल चेंज पूरी तरह से हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कॉलोनाइजेशन। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। मतलब ये है कि जैसे एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को अपने अंडर ले लेती है, सब्जुगेट्स कर लेती है, जिसका मतलब होता है अधीन ले लेना, अपने अंडर ले लेना, फिर क्या करेगी, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी बदल जाएगी, अपने अकॉर्डिंग हो जाएगी। मतलब जो जिस कंट्री ने अपने अंडर लिया है ना, वो कंट्री सब अपने अकॉर्डिंग करेगी, तो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इकोनॉमिक, सोशल और पूरी कल्चरल चेंजेस सब जो कंट्री ने आदि अपने अंडर लिया है ना, सब उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉलोनाइजेशन। आया समझ में, आगे बढ़ जाए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। क्या आपने अभी तक लाइक करा? What was जेम्स मिल्स ओपिनियन अबाउट द एशियन सोसाइटीज? भाई जो हमारे बड़े ही फेमस, क्या बोले अब आपके बड़े प्यारे, आपके प्यारे ये जो जेम्स मिल है, जो ब्रिटिशर्स के बड़े प्यारे हैं, उन्होंने उनकी ओपिनियन एशियन सोसाइटीज़ को लेके क्या थी, इनकी जो ओपिनियन थी, राय थी, इनका क्या मानना था कि कैसी है एशियन सोसाइटीज़। कुछ बोलते थे ना कि इनका ये कहना था कि जो एशियन सोसाइटी का जो सिविलाइजेशन है बहुत ही लोअर लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन सोसाइटीज़। मतलब उनको लगता था जो यूरोपियन सोसाइटी के लोग हैं बड़े ही कल्चर्ड, अच्छे, पढ़े लिखे, समझदार लोग हैं, और यूरोपियन जो एशियन कल्चर के कंट्रीज़ के लोग हैं वो कैसे हैं, वो बिल्कुल ही लोअर लेवल के, उनका कोई लेवल ही नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई कल्चर नहीं। ठीक है, देखते हैं। In James Mill's opinion, all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. वही कह रहे हैं ना कि एशियन सोसाइटी का जो लेवल कैसा है, लोअर लेवल है, किसके सिविलाइजेशन से, किसके सिविलाइजेशन से, यूरोप के सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में। आया समझ में, देख लीजिए, ये आपके फेवरेट हैं, याद हो जाएंगे। अब तो जेम्स मिल ने ऐसी ऐसी बातें की ना कि दिमाग में छप गई होगी कि ये इन्होंने क्या क्या बोला है ना हमारे भारत के खिलाफ। चलो आगे बढ़ते हैं। Why do many historians refer to modern period as colonial? भाई जो बहुत से हिस्टोरियन है वो ये जो मॉडर्न पीरियड है, जो मॉडर्न कौन सा पीरियड है, मॉडर्न कौन सा पीरियड है, ब्रिटिशर का पीरियड है ना मॉडर्न, जो ब्रिटिशर्स का पीरियड है, ब्रिटिश रूल है, मॉडर्न मतलब ब्रिटिश रूल वाला पीरियड, इसको क्यों क्या मानते हैं, इसको कॉलोनियल क्यों मानते हैं, इसको कॉलोनियल रूल क्यों कहते हैं, इसको कॉलोनियल रूल भी क्यों कहते हैं, ये बताइए, ऐसा क्यों लगता है आपको? हमने देखा था ना कॉलोनाइजेशन मतलब क्या होता है। ऐसे ब्रिटिशर्स ने क्या करा, पहले धीरे धीरे आए, पहले ट्रेड करने आए, व्यापार करने आए कि सामान खरीदेंगे यहाँ से और अपने कंट्री में जाके बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। धीरे धीरे लालच बढ़ा, रूल बनाने लगे, डोमिनेट करने लगे, राजा महाराजा नवाब से उनका एरिया हथियाने लगे, और मतलब चालाकी करके या जैसे भी लड़ाई वॉर करके, जो भी करके, टेक्निक्स करके, जो भी चीज़ें करके, धीरे धीरे क्या अपने दिमाग यूज़ करके भाई राजा महाराजा को हराया, उनकी टेरिटरी हासिल करी, और फिर क्या करने लगे, पूरा पॉलिटिकल तख्ता पलट गया, सोशल चीज़ें बदल गई, इकोनॉमिक और कल्चरल चीज़ें पूरी तरह पलट गई। तो क्या करा भाई, इसी तरीके से उन्होंने कहा कॉलोनियल रूल हो गया। क्या हो गया, कॉलोनियल रूल हो गया। मॉडर्न रूल तो ऐसा हो जाएगा कि भाई हाँ, लोग बढ़िया पढ़ने लिखने लग गए, लोग अच्छे कपड़े पहनने लग गए, लोग कल्चर्ड हो गए, तो थोड़ा चलो ये कह सकते हैं मॉडर्न हो गए, बट मॉडर्न नहीं था ये, कॉलोनियल क्यों था, इसीलिए हमने देखा ना कैसे कैसे सारी चीज़ें हथियार डाली। देखते हैं। अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी, दस मैनी हिस्टोरियंस रेफर दिस पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश रूल के अंडर जो पीपल थे डिड नॉट हैव इक्वालिटी, उनके पास इक्वल राइट्स नहीं थे। हमने देखा ना इक्वालिटी होती तो फिर किस बात की जंग, किस बात का रोना गाते, क्यों ही रोते भाई, किस बात के लिए परेशान होते कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, क्यों इतना दुख में ज़िंदगी बिताते, इसीलिए बिताते ना क्योंकि भाई उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही। इक्वालिटी, लिबर्टी, आज़ादी सब मिलती तो भाई फिर तो हम क्यों बोलते कॉलोनियल रूल, इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि ना आज़ादी थी, ना इक्वालिटी थी, ना लिबर्टी थी। दस मैनी हिस्टोरियंस रिफर दिस पीरियड एज कॉलोनियल, इसीलिए जो हिस्टोरियंस को क्या मानते, कॉलोनियल रूल। मतलब ऐसा है कि रूल्स बना के रखे थे इनको इक्वली, मतलब इनको फ्रीडम, मतलब अपनी बात नहीं कह सकते, अपने अकॉर्डिंग कहीं जा नहीं सकते, कहीं रह नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, आज़ादी नहीं है, सोचने तक की आज़ादी नहीं है, सोचोगे भी तो सोच में भी यही आएगा कि कहीं हमें शूट ना कर दे, हमें कहीं जेल ना डाल दे। तो इतना धरा के रखा था, इतना ग्रेव डेंजर, मतलब इतना डरा धमका के ज़िंदगी चल रही थी इन लोगों की, तो इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, इसीलिए ब्रिटिश रूल को मॉडर्न इरा ना कह के कॉलोनियल रूल कहा जाता था। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, लाइक करा कि नहीं करा अभी तक, पहले तो ये भी बता दो। चलो लाइक भी कर दो फटाफट से। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड, भाई हम ये ट्राई क्यों करते हैं और डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में, ऐसा क्या रीज़न है, क्यों डिवाइड करना चाहते हैं हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में? हम एक ही बोल दें कि भाई हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, हम क्यों बोलते हैं भाई इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री या इंडिया की मिडाइवल हिस्ट्री या इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, हम क्यों बोलते हैं ऐसा?
We divide history into different periods in order to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. हम ऐसा इसलिए करते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या चीज़ें हुई, उनके क्या खास बात रही, क्या फीचर्स रहे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही, इसीलिए, और क्या सेंट्रल चीज़ें उस वक्त हुई, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं. जैसे हम बोलेंगे कि बिल्कुल एंशियंट इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री जो कह लेंगे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जनपद्स बने थे, महाजनपद्स बने थे, शुरू ही हुआ था किंग एम्पायर सेट होना, वेद वगैरह बने थे, उपनिषद आए थे, तो बिल्कुल शुरुआत पुराना, तो हम उसको एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं. देन मिडाइवल, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई, है ना, अब दूसरे कंट्री के राजा महाराजा आने लग गए, भाई रूल करने लग गए, है ना, सल्तनत बनी, मुगल एम्परर्स आए, तो ये सब क्या है, ये मिडाइवल बीच की चीज़ बताता है. तो भाई इसके अकॉर्डिंग हमने बांटा कि उस टाइम पे क्या खास था, कि उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत थी मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे, है ना, साथ में मुगल्स आए थे. फिर हम मॉडर्न की बोलते ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने चीज़ें बदल के रख दी, कॉलोनियल रूल हो गया. तो इसीलिए भी हम इसलिए डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को, क्योंकि किस पीरियड में क्या खास चीज़ हुई, क्या उस बात की खासियत रही जो हमें याद रखनी चाहिए, इसलिए हमने डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो वी डिवाइड द हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स इन ऑर्डर टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम. मतलब उस पर्टिकुलर टाइम की क्या खास थी, क्या ऐसे फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसको कैप्चर करने के लिए, समझने के लिए. इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस, और उसके सेंट्रल फीचर जो हमें समझ में आते हैं, जो हमें अपीयर होते हैं. आया समझ में? मतलब हमसे बोल रहे हैं कि ऐसे क्या ज़रूरत है, हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं. हिस्ट्री को इसलिए डिवाइड करते हैं कि उस वक्त में क्या हुआ, जैसे एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ, हमने जाना कि भाई हंटर एंड गैदरर्स का पढ़ा, है ना, आपने पढ़ा होगा, हंटर एंड गैदरर्स का पढ़ा होगा. फिर आपने देखा होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ, देन कुछ जो वेद वगैरह कंपोज हुए हैं ना, उसके बाद उपनिषद, ये सब चीज़ें हुई. फिर क्या हुआ, जनपद, महाजनपद, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य या जो भी राजा महाराजा का रूल था, ये सारी चीज़ें पढ़ी. तो उस टाइम की इंपॉर्टेंस हम बता पा रहे हैं ना, तो तभी तो मैं बोल पा रही हूँ एंशिएंट इंडिया के टाइम पे हुआ था. क्यों? क्योंकि हमने उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैप्चर करा. अब अगर मुझसे कोई पूछ ले मिडाइवल हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो मैं बोलूँगी ना, जब दिल्ली सल्तनत हुई थी, चौहान्स वगैरह आए थे, राजपूत आए थे, मुगल्स आए थे, तो वो यानी मिडाइवल हिस्ट्री. तो मैं बता पा रही हूँ ना कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ था, उस पीरियड में क्या चीज़ें चली थी. तो इसीलिए ज़रूरी होता है. हम बोलेंगे हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, तो हिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें, कोई मुझसे बोलेगा कि हिस्ट्री में क्या होता है, तो मैं हिस्ट्री में क्या बताऊँ. कोई बोलेगा एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होता है, तो मैं बता पाऊंगी हाँ ये चीज़ें हुई थी. एग्जैक्ट आंसर ना दे पाऊँ, बट बता सकती हूँ ना कि ये चीज़ हाँ हुई थी, तो बोलेंगे हाँ ये तो हुआ था. आया समझ में? आगे बढ़ जाए, चलिए. What evil practices, according to James Mill, dominated the Indian social life before the British came to India? मतलब ऐसी कौन सी एविल बुरी चीज़ें थी, प्रैक्टिसेस जी, काम जो होते थे इंडिया में, जिनके कारण इंडिया की सोशल लाइफ ख़राब थी, डोमिनेट करके रखी थी, जिन एविल प्रैक्टिसेस ने. जेम्स मिल कह रहे हैं जब ब्रिटिशर्स आए थे, मतलब ब्रिटिश के आने से पहले क्या क्या प्रैक्टिसेस, एविल प्रैक्टिसेस जो है इंडियन करते थे, इंडियन सोशल लाइफ में वो इम्पैक्ट डालती थी. देखते हैं. According to James Mill, the evil practices that dominated to the Indian social life were religious intolerance, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस. मतलब उनका क्या बना है, ऐसी बेकार मतलब चीज़ें करते थे वहाँ के इंडिया के लोग. सुपरस्टिशियस थे, है ना, कास्ट को लेके काफ़ी टैबूज, मतलब नहीं इस कास्ट के लोग हैं तो दूसरी कास्ट में शादी नहीं करेंगे, दूसरी कास्ट वालों को, मतलब अपर कास्ट वाले लोअर क्लास कास्ट वालों को गलत ट्रीट करते थे. तो इस टाइप के टैबूज वगैरह रहते थे, है ना. इंटॉलरेंस थी, मतलब एक दूसरे के रिलीजन को समझ नहीं रहे हैं, वो नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, सेंटिमेंट्स को नहीं समझ रहे, पेशेंस नहीं, टॉलरेंस नहीं. तो ऐसा कुछ था क्या? तो उनका ऐसा मानना है कि पहले के लोग ऐसी अनकल्चर्ड थे, कास्ट सिस्टम में बंधे हुए थे, है ना, सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी लोग थे. ऐसा किसका मानना था? अनकल्चर्ड लोग थे, ऐसा मानना था जेम्स मिल का. ब्रिटिशर्स के आने से पहले मतलब ऐसे लोग थे इंडिया के, जेम्स मिल के ऐसे विचार थे. आया समझ में? आगे बढ़ जाए, चलिए. Suggest one of the most important sources used by historians in writing about the last 250 years of Indian history. भाई जो लास्ट 250 ईयर्स जो रहे इंडियन हिस्ट्री के, भारत के इतिहास के, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज के थ्रू हिस्टोरियंस जो है उसके बारे में लिख पाए. मतलब ऐसे कोई तो चीज़ें मिली होंगी, सोर्सेज मिली होंगी जिनके थ्रू हम आज बात कर पाते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ऐसा करा, ऐसी चीज़ें हुई उनके टाइम पे, ये उन्होंने पॉलिसी निकाली, ये उन्होंने कुछ ऐसा करा, नई जो भी रूल्स निकाले. तो ऐसे कैसे पढ़ पा रहे हैं? कुछ तो आया था, देखते हैं क्या आया था. The official records of the British administration is one of the most important sources used by historians in writing about the last 250 years of Indian history. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू बहुत सी जानकारी मिलती. तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ही थे जिनके थ्रू ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें चीज़ें पता चली. मतलब कैसे काम करते थे, सर्वे वगैरह से रिलेटेड हमने देखा, है ना, चीज़ों को प्रिजर्व करना, आर्काइव्स म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखते थे, है ना, लेटर्स, मेमोज, ये सारी चीज़ें, कैसे चीज़ों को कैलीग्राफिस्ट रखते थे ताकि चीज़ें कॉपी हो सके
के डॉक्यूमेंट्स कॉपी हो सके, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखते थे। तो क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली, ये उनके डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चली, जो वो एक अलग अलग, हमने देखा था ना कि हर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग रिकॉर्ड रूम थे, मतलब कोई डिपार्टमेंट है उसका एक अलग रिकॉर्ड रूम बना रखा था। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तो उनका अलग रिकॉर्ड, जुडिशियल कोर्ट वगैरह से रिलेटेड तो उनका अलग कोर्ट रूम, मतलब रिकॉर्ड रूम, तो रिकॉर्ड उनके अलग अलग। तो क्यों कर रखे थे, ताकि संभाल के रखे जाएं और उसके थ्रू हमें पता चला कि भाई कैसे काम होता था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो भाई इंपॉर्टेंट सोर्स क्या था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू ब्रिटिशर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें मिली, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे प्रशासन करते थे। आया समझ में? आगे बढ़ जाए, चलिए। हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे से समझा था। जिसको अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो ऐसे अभी नहीं आएगा। जब तक चैप्टर पूरा नहीं देखोगे, जो मैंने एलैबोरेट करा है, समझाया, चैप्टर के सेशंस नहीं देखोगे तो एकदम से समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज जेम्स मिल? भाई जेम्स मिल जो सबके प्यारे दुलारे हैं, आपके फेवरेट हैं, जो इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छी राय रखते हैं। क्या बोलें अब, कैसी राय रखते हैं हमें पता है, हमें ही पता है हमें कैसा दुख होता है। ठीक है, तो भाई कौन थे जेम्स मिल? हु वॉज जेम्स मिल, बता दीजिए फटाफट से। ये तो अब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही होगा कि कौन थे भाई जेम्स मिल, बता दीजिए फटाफट से। James Mill was a Scottish economist and philosopher who wrote the famous book A History of British India. James Mill क्या थे? James Mill भाई स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसोफर भी थे, जिन्होंने फेमस बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बड़ी ही फेमस बुक थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें इन्होंने इंडिया को डिवाइड करा था भाई, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया था कि भाई पहले हिंदू का रिलीजन था, फिर मुस्लिम राजा आए, मुस्लिम रिलीजन के राजा आए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए। तो ऐसा उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा था, फेमस बुक लिखी थी। ठीक है, कौन थे वो? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर। आगे बढ़े, जान लिया जेम्स मिल के बारे में, मिल गई खुशी। चलो अब जान ले, आगे बढ़ते। हाउ डिड पेंटिंग्स प्रोजेक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भाई जो पेंटिंग्स है प्रोजेक्ट करती है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो गवर्नर जनरल्स थे, पेंटिंग्स क्या बताती है, कैसे प्रोजेक्ट करती है, उनको देखते हैं उनके बारे में, मतलब कैसा अपना व्यू बताती है। पेंटिंग्स प्रोजेक्ट द गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एज पावरफुल फिगर्स। क्या बताती कि भाई बड़े ही पावरफुल फिगर थे, इंपॉर्टेंट फिगर, पावरफुल मतलब बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग। आया समझ में? फिगर मतलब कोई डिज़ाइन या वो नहीं है, मतलब पावरफुल इंपॉर्टेंट लोग। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। Why and how do we periodize a time in history? हम क्यों, अब शॉर्ट आंसर टाइप है, अभी आपके वेरी शॉर्ट एंड हो गए थे 1-2 लाइन के, अब शॉर्ट आंसर में आए हैं। Why and how do we periodize a time in history? भाई हम जो वक्त है हिस्ट्री में, उनको कैसे और क्यों, मतलब क्यों और कैसे हम उन्हें पीरियडाइज करते हैं। हमने देखा ना क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कैप्चर कर सकें उस पर्टिकुलर पीरियड का क्या एसेंस है, क्या खास था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसको कैप्चर करने के लिए हम हिस्ट्री को डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हिस्ट्री, हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल या मॉडर्न। तो वही बोल रहे हैं कि वाई एंड हाउ डू वी पीरियडाइज अ टाइम इन हिस्ट्री, हम किस तरीके से जो है क्यों और कैसे हम जो हिस्ट्री को पीरियडाइज करते हैं इंडिया के, मतलब हिस्ट्री को बेसिकली देखते हैं। वी पीरियडाइज अ टाइम इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज इट इनटू डिफरेंट पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ सम सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड ड्यूरिंग दोज डेज। मैंने बताया ना कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जानने के लिए कि उस टाइम पे क्या खास था। हम कहते हैं एंशिएंट टाइम पे भाई हंटर एंड गैदरर्स थे, फायर का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, है ना। देन हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज हुआ, है ना, आपने 6th में पढ़ा हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ तो कैसे डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। उसके बाद आप देखेंगे, आपने देखा होगा वेद वगैरह आए सब। उसके पहले तो हमने सिविलाइजेशन देखा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, फिर वेद वगैरह है, फिर जनपद, महाजनपद, है ना, राजा महाराजा आने लगे। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारी चीज़ें एंशिएंट हिस्ट्री में देखी। फिर मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो क्या देखा भाई कि कैसे राजपूत थे, उनका राज था। देन जो है सुल्तान आए, दिल्ली सल्तनत बसी। उसके बाद मुगल एम्परर्स आए। ठीक है, तो क्या था भाई, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आ गए मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये क्या बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल बता रहा है। तो हम बता पा रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री में क्या हुआ था, हम बता पा रहे हैं मॉडर्न में क्या हुआ था, हम बता पा रहे हैं एंशिएंट में क्या हुआ था। तो वही बोल रहे हैं कि वी पीरियडाइज अ टाइम इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज इट इनटू डिफरेंट पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ सम सिग्निफिकेंट इवेंट, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए होंगे, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए होंगे दैट हैव हैपेंड ड्यूरिंग दोज डेज, मतलब उन वक्त पे, जैसे एंशिएंट टाइम हो गया, मिडाइवल टाइम हो गया, मॉडर्न टाइम हो गया, तो उन वक्त पे जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे उनकी इंपॉर्टेंस दिखाने को, उनके बारे में जानने को हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, मतलब डिवाइड करके रखते हैं, पीरियडाइज करके रखते हैं। These demarcation of time into different periods in the past is known as periodization। इसीलिए जो हम क्या करते हैं कि भाई जो टाइम है,
ये जो इन डिमार्केशन ऑफ टाइम, जो डिवीजन हम कह रहे हैं, जो टाइम का जो हम डिवाइड करके रख रहे हैं अलग अलग पीरियड का पास्ट के, उनको हम पीरियडाइजेशन बोलते हैं। मतलब पास्ट की जो भी चीज़ें जो किस किस सिग्निफिकेंट, मतलब किस किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी हुई जिसको हम एंशियंट कह सकते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी हुई जो मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम की थी, उनकी क्या खासी, तो हमने उनको डिवाइड कर दिया कि वो एंशियंट की है, वो मेडाइवल की है, मॉडर्न की है। तो इसी चीज़ को हम पीरियडाइजेशन बोलते हैं, मतलब अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर देना। विच बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री एज दे help to reflect our ideas quickly about the happenings and changes from one period to the next। अब इसके थ्रू हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इसके थ्रू हमें फ़ायदा मिलता है कि हमें एक आइडिया लग जाता है ना। क्या आइडिया लग जाता है कि भाई कैसे बदलाव हुआ, मतलब एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड में कैसे चीज़ें चेंज हुई, तुरंत जो चीज़ें चेंज हो रही है एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, आ रहा है ना समझ में, क्या आइडियाज़ क्विकली ये बता रहे हैं कि हैपनिंग क्या चीज़ें हुई और क्या क्या बदलाव हुआ है एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड में। जैसे पहले पीरियड में वेद वगैरह थे, जनपद महाजनपद थे, दूसरे उसमें दिल्ली सल्तनत आ गई, शहर आ गए, है ना, फिर मुगल्स आ गए, मुगल्स के एंड होते 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 तक अंग्रेज़ आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए। तो चेंज देखा ना हमने कि मिडाइवल में क्या था और मॉडर्न में क्या हुआ। आया समझ में कि नहीं आया? तो क्या भाई हमने देखा ना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट और कैसे डिवाइड करते हैं। भाई हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर पीरियड में क्या खास था, उसके अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि किस पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। आ गया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी डर समस्या तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? बढ़ जाएँ आगे? जी हाँ मैम, आगे बढ़ जाते हैं। आप क्या कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए, आप फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दिया आपने, चलो लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं। Why did जेम्स रेनल प्रोड्यूस द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया? भाई जो जेम्स रेनल है उन्होंने प्रोड्यूस क्यों करा भाई फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला मैप उन्होंने क्या करा, प्रोड्यूस क्यों करा? ठीक है, किसने? जेम्स रेनल ने। किसने करा भाई? जेम्स रेनल ने। क्यों प्रोड्यूस करा बता दीजिए आप, क्या लगता है आपको? ऐसे प्रोड्यूस करा, शौक चढ़ रहा था, मज़ा आ रहा था? बताइए जल्दी फटाफट से, क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। हमने देखा था ना, इसको दिखाऊंगी, बताऊंगी, हमने क्या देखा था कि वो चाह रहे थे डोमिनेशन, फॉर दी प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। मतलब क्या हो, डोमिनेशन की जो प्रोसेस हो अच्छे से हो, हम क्या कर पाए, हावी हो पाए। तो पहले मैप से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि हम जो दिखाएं कि कैसे हम इन्हें डोमिनेट कर रहे हैं। हमने देखा था ना कैसे जो उनकी लॉर्ड हैं, जो गॉड हैं, वो ब्रिटेनिया को ऐसे दिखा रहे हैं कि ब्रिटेनिया को अपने शास्त्र, जबकि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक किसी रिलीजन के लिए उनके शास्त्र, उनकी चीज़ें, वो दान दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, यानी झुक के उनके सामने झुके हुए और ऑफर कर रहे हैं किनके, ब्रिटेन की चीज़, ब्रिटिश के लोगों को, उनके गॉड को। तो ये दिखा रहे हैं कि डोमिनेट कर रहे हैं हम आप पे हावी हो रहे हैं, आप हमारे अंडर ही काम कर रहे हो। तो क्या दिखा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन के लिए भाई क्या था, उन्होंने पहला मैप प्रोड्यूस करा था कि मैप से शुरुआत करते हैं, जेम्स रेनल ने करा था। देखिए इसका आंसर, चलिए आंसर देखते हैं। James Renal was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan। जेम्स रेनल भाई किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भाई मैप क्या करो, और रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भाई आप क्या करो, मैप को प्रोड्यूस करो हिंदुस्तान के। रेनल वॉज एन एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म। और जो रेनल थे बड़े ही क्या करते, सब बेहतरीन, बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते थे ब्रिटिश कॉलोनिज्म को। He saw preparation of map as essential to process of domination। उनको ऐसा लगा कि अगर हम प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन, मैंने बोला ना डोमिनेट करना है, क्या करना है, हावी होना है, कैसे दिखाना है कि हम हावी हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस के लिए क्या है, he saw the process preparation of मैप्स आर एसेंशियल। मतलब मैप्स बनना सबसे पहले ज़रूरी है। मैप्स में ऐसा दिखाएंगे कि भाई ये हमारे सामने झुक रहे हैं, तो हम क्या दिखा रहे हैं, यानी ये डोमिनेट कर रहे हैं, हम तुम्हें डोमिनेट कर रहे हैं, तुम तो हमें अपने जो ब्राह्मण से अपने शास्त्र, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, बुक्स जो रहती है, किताब रहती है रिलीजियस, वो आप हमें दान कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, तो देखो झुक के तुम हमें ऑफर कर रहे हो, हम ले रहे हैं, तो यानी डोमिनेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी था। दस ही प्रोड्यूस द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया इन 1782। उन्होंने कब जो प्रोड्यूस किया था फर्स्ट मैप इंडिया का, 1782 में। किसने, जेम्स रेनल ने। आया समझ में? प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन मतलब अपना हावी पना दिखाने के लिए कि हम सुपीरियर हैं और तुम हमारे सामने झुके हुए हो, झुके ही रहोगे, तो इसीलिए। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल। वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन इंडिया? भाई इफेक्ट क्या था किसका, कॉलोनाइजेशन में, इंडिया का, मतलब इंडिया में, सॉरी, कॉलोनाइजेशन का क्या इफेक्ट था। कॉलोनाइजेशन हमने क्या देखा,
सब्जुगेट्स कर लेती है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को, कैसे क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने अंडर ले लेती है, अपने अधीन ले लेती है, और अधीन लेने के बाद क्या होता है, अपने अंडर लेने के बाद क्या होता है, उनकी पॉलिटिकल, रिलीजियस, रीजनल, है ना, कल्चरल चीज़ें सब बदल के रख देती है, इकोनॉमिक चीज़ें पूरा अपने अकॉर्डिंग कर लेती है, बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कॉलोनाइजेशन। तो क्या इफेक्ट था कॉलोनाइजेशन का इंडिया पे, देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन इंडिया आर एज फॉलोज, ये है। The British came to our country and established their rule, subjugating local नवाब्स and राजास। कैसे उन्होंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले तो भाई लोकल जो नवाब्स थे और राजास थे, जो थे भाई लोकल जो थे इंडिया के, उनको सबसे पहले अपने अंडर लिया। सबसे पहले तो ये राजा महाराज, क्यों, क्योंकि भाई हम लैंड खाली तो जब ही मिलेगा ना, जब जो लैंड को मालिक जो हक जता के बैठे, पहले उनको अपने अंडर करें। आप होता है ना कि किसी लैंड में क्या चाह रहे हो, अपना राज चाह रहे हो, तो वो चाहने के लिए क्या करोगे कि पहले जो वहाँ पे रूल कर रहा है, जो ओनर है, उसको अपने अंडर ले लो, तब वो लैंड आपके अंडर हो जाएगा। तो क्या करना शुरू करा, सबसे पहले तो मैंने लोकल नवाब थे, नवाब और राजाज वगैरह थे, रूल था उनका, तो उनके एरिया को अपने अधीन ले लेना। तो द ब्रिटिश केम टू आवर कंट्री, ब्रिटिश आए अपनी कंट्री में, और उन्होंने अपने रूल को क्या करा, इस्टेब्लिश करा। सबसे पहले अपना रूल को इस्टेब्लिश करना शुरू करा। और कैसे शुरू करा, लोकल नवाब्स और राजास को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया, हरा के अपने अंडर लेना, या रूल कोई भी चीज़ बना के अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश करा अपना कंट्रोल, द ब्रिटिश स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। धीरे धीरे क्या हुआ, इकोनॉमिकल चेंज आया, ठीक है, और सोसाइटी में चेंज आया। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, रेवेन्यू कलेक्ट करे ताकि सारे एक्सपेंसेस को मीट कर सके, मतलब जो भी खर्चा हो रहा है। तो क्या करें भाई, एक तो तुम हमारी कंट्री में ही आ रहे हो, आप हमारी कंट्री में आके ही राज कर रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो, आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, हमसे ही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो ताकि आपका खर्चा जो चीज़ें हो रही है, एक्सपेंसेस है, उसको मीट कर पाओ। तो बताइए, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low price, produced crops they needed for export। सब अपने अकॉर्डिंग कर लिया, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लिया, अपने एक्सपेंसेस को वो करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। भाई पहले तो रेवेन्यू लगा दिए इन लोगों पे, फिर वही गुड्स खरीदते थे जो, मतलब जो भी गुड्स उनको चाहिए रहते थे, उन्हें लग रहा है कि ये जो माल है, जो भी गुड्स हैं, जो भी अनाज हो गया, चीज़ें हो गई, हमारे फ़ायदे की है, हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिलेंगे, फ़ायदा मिलेगा, तो कम से कम प्राइस में बेचारे जो किसानों से खरीदते थे, ज़बरदस्ती बोलते थे नहीं तुम ये फसल उगाओ, क्यों, क्योंकि इनको वहाँ ज़रूरत है, वहाँ नहीं है, तो वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे महंगे दामों में, और लोग खरीदेंगे, थोड़ा पैसे वैसे वाले तो लोग रहते ही थे। यहाँ पे भाई अपनी गुलामी करवा के, जो भी उनको डरा धमका के क्या करते थे भाई, अपने मनमानी प्राइस में, लो प्राइस में क्या करते थे, गुड्स खरीदते थे और प्रोड्यूस करवाते थे। क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, जो भी क्रॉप्स उन्हें एक्सपोर्ट करने को लगता था कि हम एक्सपोर्ट करना है, क्या करते थे, वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवाते थे कि भाई अब ये क्रॉप चाहिए, जैसे हम इंडिगो वगैरह का आप देखना, नील का, इसका बहुत सुनेंगे, तो ये क्रॉप्स चाहिए, ये खेती बाड़ी इस फसल की चाहिए, हमें काम है क्योंकि हम वहाँ बेचेंगे, तो इसी को आप उगाओ। आया समझ में। द ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट द चेंजेस in values and taste, customer and practices. It brought about the changes in political, economic, social and cultural sphere. क्या हुआ भाई, ब्रिटिश किस टाइप के चेंज आए, द ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन वैल्यूज एंड टेस्ट, मतलब कैसे लोगों की सोच है, कैसे लोगों के टेस्ट हैं, सारी चीज़ों में चेंजेस ले आए, हर चीज़ को बदल दिया, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीज़ें चलनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमने देखा था ना वो एडवर्टीजमेंट कैसे करा था, चाय वाला लिप्टन टी का, कि क्या लाए थे कि भाई रॉयल पीपल बैठे हैं घोड़े में, यानी अगर रॉयल पीपल हो चाय पकड़े लिप्टन टी की, तो भाई यानी वो टी क्या है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि रॉयल लोग पी रहे हैं, तो रॉयल्टी है बेसिकली, ठीक है। तो कस्टमर एंड प्रैक्टिस, कस्टमर और प्रैक्टिस, कस्टमर प्रैक्टिस मतलब ये सारी चीज़ें कस्टमर उसके रिलेटेड है ना। इट ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन, इसके कारण क्या क्या चेंज हुआ, पॉलिटिकल चेंज हुआ, इकोनॉमिक चेंज हुआ, सोशल एंड कल्चरल। भाई इकोनॉमी चेंज होगी ना, पॉलिटिकल चेंज होगा, पहले तो राजा नवाब को हरा दिया, अपने अंडर ले लिया, मतलब अधीन ले लिया जैसे जैसे भी, तो पॉलिटिकल चेंजेस में आ गया। इकोनॉमिकल चेंज, भाई जो किसान थोड़ा बहुत कमा पा रहा है उनसे लो प्राइजेस में ज़बरदस्ती क्या करना, गुड्स लेना, ज़बरदस्ती बोलना कि कम प्राइस में खरीद रहे हैं, मतलब उनसे बार्गेन करना है, जो भी डरा धमका के, बार्गेन तो क्यों ही करेंगे, रूल कर रहे हैं तो डरा धमका के उनसे कम दामों में सामान लेना, उसके बाद वही सामान प्रोड्यूस करवाना जो उन्हें एक्सपोर्ट करना है, फ़ायदा देगा, ठीक है। तो इसी कारण पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल क्या हुए, स्फेयर, उसमें चेंजेस हुए। आया समझ में। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम कि क्या इफेक्ट रहा किसका, कॉलोनाइजेशन का इंडिया में। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। What did the British do to preserve important official documents and letters? भाई ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, प्रिजर्व करना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना और क्या करना, संभाल के रखना। मतलब क्यों ऐसा करते थे ब्रिटिशर्स, जो प्रिजर्व करते थे अपने डॉक्यूमेंट्स को और लेटर्स को, क्यों प्रिजर्व करते थे। हमने देखा था ना, क्या देखा था हमने कि फ्यूचर के लिए, किस लिए, पहले तो हमने देखा था फ्यूचर के लिए,
फॉर फ्यूचर और भी चीज़ें थी, ये तो एक दो मैं बताऊं कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना, कोई मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो और फ्यूचर पर्पस के लिए, ताकि आगे जो है कॉपीज बन सके, काम आए, लोग इसको यूज़ कर सके, पॉलिसीज़ को जान सके, ये सारी चीज़ों के लिए क्या करके रखा था वो लोग, प्रिजर्व करके रखते थे। आया समझ में, आया याद कि नहीं आया? और हमने क्या देखा था, किस किस तरीक़ों से मतलब सर्वेज वगैरह भी करते थे, बहुत सारी चीज़ें हमने इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर देखी थी। किन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखी थी? ब्रिटिश के। देखें भाई कि क्यों प्रिजर्व करते थे, समझ में आता है। The British felt the need to preserve all the important official documents and letters. For this, they set up record room attached to all administrative institution. मतलब हमने ये तो देखा कि क्या करते थे, है ना, साथ में हम ये देखेंगे कि क्यों, मतलब कैसे करते थे। हमने देख लिया कि भाई अपने फ्यूचर जनरेशन के संभालने के लिए, बट ऐसा करते क्या थे फ्यूचर जनरेशन को संभालने, मतलब उनको पता करने के लिए, कोई दिक्कत ना हो, आगे पॉलिसीज़ काम आई, संभालते कैसे थे? हमने ये देखा था ना कि आर्काइव्स और म्यूजियम वगैरह बनवा रखे थे, नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम, ताकि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वहाँ संभाल के रखे जाएँ। तो द ब्रिटिश फेल द नीड टू प्रिजर्व ऑल द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स। उनको लगा कि भाई संभाल के रखना चाहिए, तो फॉर दिस दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। उन्होंने क्या करा भाई, जो रिकॉर्ड रूम के क्या है, अटैच करके रखे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से इंपॉर्टेंट, वहाँ पे क्या करके रखे भाई, रिकॉर्ड रूम, हर उसके रिकॉर्ड रूम बना के रखे। क्या बना के रखे भाई? रिकॉर्ड रूम्स। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई लॉ कोर्ट है या कोई प्रोविंशियल सेक्रेटरीज है, उनका अगर ऑफिस है तो उनके बगल में क्या, उसी में वहीं पर ही एक रिकॉर्ड रूम भी बना के रखा था, ताकि जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे संभाल के रखी जाएँ। आया समझ में? क्या हो, सारी चीज़ें वहाँ पे संभाल के रखी जाए। तो क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं? द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरेट, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। मतलब इतने सारे जो प्रोविंशियल सेक्रेटरेट हो गए, लॉ कोर्ट्स हो गए, सबके अपने अपने क्या थे, रिकॉर्ड रूम थे। यही पूछ रहे हैं ना हमसे कि भाई रिकॉर्ड रूम हमने देखा क्यों प्रिजर्व करके रखते थे, मतलब अपने जो रिकॉर्ड्स को क्यों प्रिजर्व करके रखते थे? इसलिए रखते थे कि भाई फ्यूचर जनरेशन के काम है। रखते कहाँ थे, कहाँ देखा पहले? सबसे पहले हमने देखा कि ऑफिस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो इनके जो भी इंस्टीट्यूशन थे, चाहे वो तहसीलदार ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर ऑफिस हो, प्रोविंशियल सेक्रेटरी हो, लॉ कोर्ट हो, जो भी हो, वहाँ पे उनके सेपरेट रिकॉर्ड रूम रखते थे, ताकि हर ऑफिस के साइड में रिकॉर्ड रूम हो, तो उस ऑफिस के अकॉर्डिंग, उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड रूम वहाँ रहेगा, मतलब रिकॉर्ड या चीज़ें वहाँ प्रिजर्व रहेंगी। द ब्रिटिश ऑल्सो स्टैब्लिश स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन सच एज आर्काइव्स एंड म्यूजियम टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। और क्या क्या करके रखा था, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि आर्काइव्स और म्यूजियम्स को रखा हुआ था, ताकि जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर पाए। तो इस तरीके से क्या करते थे ब्रिटिशर्स, अपने रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते थे। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन? हाउ डिड जेम्स मिल व्यू इंडिया? इनके बारे में तो हमने इतना डिस्कस किया है ना कि क्या बोले, मतलब बहुत ही महान इंसान, मतलब इन्होंने इंडिया को बहुत ऊंचे मतलब सराखों पे बिठा के रखा था। ऐसा आपको लगता है? इन्होंने क्या करा था भाई, इनके जो व्यूज थे बड़े ही क्या बोले, बहुत ही उच्च विचार थे इनके इंडिया के प्रति। ये मैं सार्कास्टिक वे में बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये नाम ऐसे याद हो जाए ना, इनके बारे में बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत ही अजीब से व्यूज थे इंडिया को लेके। अपने मन से जो इन्हें लगा उन्होंने अपने व्यूज बना लिए। अब आप बताइए, ये ऐसा कहते थे कि भाई इंडिया कल्चर्ड नहीं थी, है ना, अच्छा कुछ टेक्नोलॉजी कुछ भी अच्छा नहीं था, हमने इंडिया को अच्छा बनाया है। अब आप बताइए, आप इंडिया फिर आए क्यों? आप इंडिया के ट्रेड से ही, मतलब जो इंडिया में चीजें थी उसी प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होकर आए थे कि नहीं आए थे? आप प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हुए, आपने देखा यहाँ मसाले या जो भी चीजें अच्छी मिल रही है वो खरीदने के लालच में आप आए, तो यानी पहले से सब कुछ फ्लोरिश और अच्छा था ना। पहले इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब आपने लूट लिया वो चिड़िया को, तो क्या है, आप इसीलिए आए और आप उल्टे ही बोल रहे हैं, मतलब चोरी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं सही कर रहे हैं ताकि ये बर्बाद ना हो जाए। मतलब वही वाली बात है। वैसे मैं मिसाल ढंग से दे नहीं पा रही हूँ, बट आप समझ जाइए मेरा कहने का मतलब क्या है कि इंडिया को बहुत ही ज्यादा मतलब लोअर लेवल का समझते थे एज कंपेयर टू हिज कंट्री। जैसे उनको लगता है कि भाई यूरोपियन जो कंट्रीज है वो ज़्यादा मतलब बेटर है, उनका स्टेटस अच्छा है, सिविलाइज है, कल्चर्ड है, उठने बैठने का तरीका है, पढ़े लिखे हैं, तो इंडिया को हम बेटर से बेटर बना सकते हैं, इसीलिए हम आए हैं, ऐसा इनका कहना था। तो आइए आंसर हम देखते हैं यहाँ क्या कहना है। जेम्स मिल इन हिज बुक A History of British India divided Indian history into 3 periods। जो जेम्स मिल थे, उनकी जो बुक थी A History of British India, उन्होंने डिवाइड करा था इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, ठीक है।
बहुत अच्छे से हमें पता है। इन्होंने कह दिया था भाई हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम रूलर आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। इस तरीके से इन्होंने क्या करा था, 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया था कि नहीं किया था, मैं कुछ गलत और अलग तो नहीं बोल रही, सही बात है ना, ऐसे ही किया था ना। अब Mill thought that all Asian societies, including India, had a lower level of civilization than Europe. मिल को ये लगा कि जो भी एशियन सोसाइटी है, मतलब जो भी एशियन कंट्रीज है, एशिया क्या है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है कि नहीं, कॉन्टिनेंट है ना, तो एशियन कॉन्टिनेंट में एशियन जो सोसाइटीज है, जो भी कंट्रीज एशिया के अंदर आती है, वो सब क्या है, सिविलाइज नहीं है। मतलब और किसके कंपैरिजन में, उनका मानना था कि यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में भाई सिविलाइज नहीं है, सब भी लोग नहीं है, ना कुछ उठना बैठना आता है, मतलब कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसे ही है, बस ऐਵੇਂ ही जिंदगी चल रही है, बस काम चल रहा है, कुछ भी इनको आता नहीं, उठना बैठना कैसे, बात करने का तरीका नहीं, रहने का तरीका नहीं, कुछ नहीं आता है। हमें सब आता है, हम अपर लेवल पे, और ये क्या है, हमसे इंफीरियर है, हम सुपीरियर है। आया समझ में? According to him, before British came to India, Hindu and Muslim rulers controlled India. इनके अकॉर्डिंग भाई जो जेम्स मिल है, इनके मानना ये था कि जब हम आए, जब ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले बस हिंदू राजा रूल कर रहे थे, फिर उसके बाद मुस्लिम राजा रूल करने लगे, मतलब रिलीजन पर फोकस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ही वॉज फोकसिंग ऑन रिलीजन। मतलब क्या कह रहे हैं भाई, इंडिया है, फिर हिंदू एंड मतलब इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स आए जिन्होंने इंडिया को कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है, हम ये देख रहे थे कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में बात करें तो हिंदू रूलर्स थे, जो है पर ये एग्जैक्टली नहीं कहेंगे ना कि सिर्फ हिंदू थे, क्या और धर्म नहीं था? जैनिज्म उठ के आया, उस टाइम बुद्धिज्म उठ के आया। देन अगर मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री में हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म तो ऑलरेडी था, बट साथ में मुस्लिम और ऐड हो गया। इसका मतलब थोड़ी है कि भाई पूरा मुस्लिम ही है या उस टाइम पे पूरा हिंदू ही था, ऐसा तो कुछ 100% आप कुछ भी नहीं कह सकते, बट इन्होंने इसको एग्जैक्ट बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा ही है, हिंदू एंड मुस्लिम, ऐसा उन्होंने बना दिया। Society was then dominated by religious intolerance, caste taboos and superstitious practices. सोसाइटी कैसे होने लगी भाई, डोमिनेट होने लगी रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस से। मतलब उनका ये मतलब है कि सोसाइटी कैसी थी, कास्ट सिस्टम चलता था, कास्ट टैबूज थे, मतलब एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी नहीं करनी है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट के अपनी चीजें चलती थी, ठीक है। और साथ में क्या था, सुपरस्टिशियस लोग थे, मतलब अंधविश्वासी लोग थे। और क्या था, रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब जो बोलते हैं ना धार्मिक एक पेशेंस होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति दूसरे का रिलीजन नहीं समझ रहे, यूनिटी टाइप की, ऐसा मतलब मानना था इनका कि अलग अलग टाइप के रिलीजन है, कास्ट है, तो टॉलरेंस नहीं एक दूसरे के प्रति। समझ में है? Mill suggested that the British should conquer all the territories of India and it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws for the enlightenment and happiness of the Indians. इनका क्या कहना है भाई, मिल ने सजेस्ट करा कि जो ब्रिटिश है उनको कंक्वायर करना चाहिए टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब उनका ये मानना था कि इंडिया जो कंट्री है बेचारी है, बेचारी मतलब ना उन्हें उठना बैठना आता है, ना कुछ नॉलेज है, ना आर्ट्स का नॉलेज है, ना टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल कल्चर लोग तो है ही नहीं, सिविलाइज लोग तो है नहीं। हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको जीत लेना चाहिए, पूरा टेरिटरी पूरा एरिया घेर लेना चाहिए, मतलब अपने अंडर ले लेना चाहिए, फिर हम ही है जो उनको टीच करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि बस हमें दे दो, हम इंडिया को क्या है पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, उसके बाद हम सिखाएंगे इन्हें, हम इन्हें कल्चर्ड बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। आपने तो पूरा लूट डाला। इकोनॉमी तो जो है इतनी नीचे कर दी थी, इतनी लो हो गई थी इकोनॉमी की, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, भूखे मर रहे थे लोग, अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते थे, अपने व्यूज तक एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। ये आप अच्छा बना रहे थे, ऐसा कल्चर आप बना रहे थे, आप खुद सोचिए। तो मतलब आप समझ सकते हैं ना कि बस बातें हैं, हवा वाली बातें, हवाबाजी चल रही है, पूरी तरीके से हवा वाली बाजी चल रही है। Mill suggested that the British should conquer all territories of India and it was necessary to introduce European manners. ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, क्या, यूरोपियन मैनर्स। यूरोपियन मैनर्स होने चाहिए, ऐसा उनका मतलब है। और मैनर्स भी यही कह रहे कि मैनर्स, यूरोपियन मैनर्स। हर कंट्री के अपने एटिकेट्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने बेसिक टेबल मैनर्स हो गए, और भी चीज़ें हो गई है ना, होता है ना, जैसे हैंडशेक करने का तरीका किसी कंट्री में अलग है, किसी में अलग है, बहुत ग्रीटिंग करने का तरीका किसी कंट्री में अलग है, दूसरी में अलग है, तो मतलब अपने अपने तरीके होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि यूरोपियन मैनर्स हम डालेंगे इंडियंस के अंदर, आर्ट्स डालेंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, है ना, लॉज कानून ऐसे बनाए जाएंगे जो भाई एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियंस, जो भाई खुशहाली लाएगा और रोशनी लाएगा जो इंडियन पीपल की लाइफ्स में। आया समझ में? मतलब हमें आने दो, हमारे आने से पहले आप कुछ नहीं थे, बस हिंदू मुस्लिम राजा थे, कुछ खास करा नहीं है, हमें आन दो। हम क्या करें, हम जो पूरा आपकी टेरिटरी में अपने अंडर ले रहे हैं तो अच्छे के लिए ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको मैनर्स सिखाएंगे, वो भी यूरोपियन मैनर्स, मतलब हमारे वाले मैनर्स।
बेसिक मैनर सिखाओ तो समझ में भी आए, हमारे ही वाले मैनर सिखाएंगे, हमारे जैसे कानून बनाएंगे, हमारा जो आर्ट्स इंस्टीट्यूशन सारी चीजें हम लेकर आएंगे इंडियंस के लिए, ताकि वो खुशहाल रहे और बढ़िया रहे। क्या ऐसा हुआ? बद से बदतर हालत हो गई थी, हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बुरी कंडीशन थी। अभी ऐसे थॉट इनके थे। कैसे लगे आपको इनके थॉट? सही बता दो कमेंट में मुझे अभी के अभी बताओ कि इनके थॉट आपको कैसे लगते हैं। गुस्सा आता है ना, बुरा लगता है ना, होता है, बट कोई बात नहीं, अब जा चुके हैं, पर पढ़ रहे हैं हम, जरूरी है, पढ़ने के पर्पज से समझो, गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। जो हो गया सो गया, बदला ले लिया गया, हमें आजादी मिल चुकी है, ठीक है। लाइक कर दिया आप लोगों ने? पहले ये बताओ लाइक कर दिया कि नहीं करा? What is census? When was it conducted for the first time in India? Census क्या होता है और ये फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट हुआ था इंडिया में? क्या होता है सेंसस? हमने देखा था ना, मतलब जो 10 इयर्स में एक बार होता है ना, मैपिंग होती है। सेंसस मतलब उस एरिया के बारे में पूरा जानना, उस एरिया के लोगों के बारे में, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कैसा क्या है, सारी जनगणना, मतलब हर इंफॉर्मेशन जान के रखना। तो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, हमने ये भी देखा था मैपिंग हो रही है और वो पूरा मतलब कैसे सेंसस मतलब सर्वे वगैरह सारी चीजें हो रही है। देखते हैं। A census is a procedure of systematically acquiring and recording information about the members of given population. जनगणना कह लीजिए। It is regularly occurring an official count of a particular population. मतलब क्या है? A census is a procedure of systematically acquiring and recording information about the members of a given population. मतलब जो population हमें given है, जो population हमारे यहाँ है, उनके members को क्या करना, उनके जो members की देखरेख मतलब गिन के रखना, एक हिसाब किताब रखना बेसिकली कि कितने members को acquire करके, मतलब total कितने members हैं, उनकी एक information record कीप करके रखना कि ये एरिया है, इस डिस्ट्रिक्ट या इस एरिया में कितने लोग हैं, है ना, कि घर में कितने मेंबर हैं, है ना। होती ना जनगणना, आते हैं, अच्छा कौन कौन है, क्या नाम है, कितनी एज है, ये पूरा टिक लगवाते, साइन करवाते, तो वो सारी जानकारी। इट इज रेगुलरली अकरिंग एन ऑफिशियल काउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ये रेगुलरली होता रहता है, टाइम टू टाइम ये चीजें चलती रहती। क्यों? क्योंकि हमें पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, कैसा क्या है, सारी जानकारी इसके थ्रू, सेंसस के थ्रू मिलती रहती है। हिस्ट्री ऑफ सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया इज एज फॉलोज। कैसे जो कंडक्ट हुई हिस्ट्री, मतलब इंडिया में सेंसस स्टार्टिंग। द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड सेंसस इन इंडिया इज थॉट टू हैव अकर्ड अराउंड 300 BCE ड्यूरिंग द रीन ऑफ द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द लीडरशिप ऑफ कौटिल्य और चाणक्य। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइम पे कब हुआ था, तो फर्स्ट टाइम पे एक जस्ट इन्होंने वो डाला है इन्फॉर्मेशन कि ओल्डेस्ट रिकॉर्ड अगर कहा जाए सेंसस का, अकर हुआ था 300 BCE में, बिफोर कॉमन एरा या BCE भी बोल दो, बिफोर क्राइस्ट। कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब एम्परर, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाट था उस टाइम पे क्या हुआ था, ये रूल हुए थे। मतलब ये सेंसस चीजें हुई थी, जनगणना हुई थी। किसके अंडर में, किसने करवाया था भाई? कौटिल्य, चाणक्य ने। चाणक्य देखिए बहुत ही क्या बोले, बहुत ही दिमागदार, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट कह लीजिए, पॉलिटिकल नॉलेज उनको बहुत अच्छा था, इकोनॉमिकल नॉलेज बहुत अच्छा था, बहुत ही तेज दिमाग के, बहुत ही समझदार इंसान थे। इनकी नीति भी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है कैरियर को अपग्रेड करने में, आपके नॉलेज को अपग्रेड करने में, ठीक है। ये तो चलिए, तो चाणक्य थे, ऑब्वियसली चाणक्य है तो कुछ अलग ही नया सोचते, तो उन्होंने भाई बताया होगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, जनगणना रखनी चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ जनता कितनी, कैसा क्या है। तो पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के रीन में जब शासन था तब ये स्टार्ट हुआ था, क्या? सेंसस। आया समझ में? सेंसस क्या होता है कि किस पर्टिकुलर एरिया मतलब जगह पे जो पॉपुलेशन है उसकी जानकारी रखना, उसका टाइम टू टाइम एक रेगुलर बेसिस पर रिकॉर्ड रखना कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनता है, कम है या ज्यादा हो रही है, ऑब्वियसली ज्यादा ही होती है, क्या कैसा है, सारी जानकारी होना जरूरी होता है, यही होता है सेंसस। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? The census of India has been conducted 15 times as of 2011. It has been conducted every 10 years. मैंने बताया था ना हर 10 साल में कंडक्ट होता है। तो भाई जो सेंसस है इंडिया का कंडक्ट हुआ था 15 बार एज ऑफ 2011 मतलब लगभग 15 बार हो चुका है इंडिया का जो जनगणना, और ये कंडक्ट होता है हर 10 साल में। द प्रॉपर नेशनल सेंसस स्टार्टेड इन 1871। अगर प्रॉपर नेशनल सेंसस मतलब अगर हम किसी राजा महाराजा की बात ना करके एक नेशनल लेवल के सेंसस की बात करें, तो प्रॉपर सेंसस जो स्टार्ट हुआ था वो 1871 में स्टार्ट हुआ था। क्या होता है सेंसस, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, चलो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अब लॉन्ग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। Mill justified the British rule in India. It is clear by his periodization of history. Justify हमें फिर करना है भाई, जो ब्रिटिश रूल को उसने जस्टिफाई करा मिल ने,
ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आप देख रहे हैं मिल का क्वेश्चन, चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे एमसीक्यूज हो, है ना, या हम कह लीजिए आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो या अभी एमआईक्यूज हो, इसमें आप देख रहे हैं बार बार शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स में आपको मिल का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या है, इनकी जो सोच है बड़ी ही, हम सार्कास्टिक वे में कह रहे हैं, उच्च थी, व्यंग कर रही हूँ मैं, जस्ट कंट्रास्टिंग, मतलब जैसे मैं तारीफ ना करके व्यंग कर रही हूँ कि बड़ी अच्छी थी, जबकि हमें पता अच्छी नहीं थी सोच, इनका उल्टा ही सोचना था। उल्टा भी ये एग्जैक्टली नहीं कहेंगे उल्टा सोच रहे, बट बहुत ही गलत सोच रखी थी। एक दो उन्होंने बोलते ना नोशन, एक धारणा बना रखी थी, गलत बना रखी थी। तो वो खुद की चीज़ों को कैसे उन्होंने जस्टिफाई करा कि हाँ हम आए हैं, हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारा कल्चर होना चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए। अभी देखा ना हमने, चलो अब इसको बड़े पूरा लॉन्ग आंसर में इसमें समझते हैं। In his book, A History of British India, James Mill divided Indian history into three periods. अब तो याद ही हो गया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। He thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. भाई उनका मानना था कि जो एशियन सोसाइटी वही लोअर लेवल की है, सिविलाइजेशन में उनको इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा यूरोप का है ना। ये हमने देखा, हमें बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया है। Mill pointed out that before the British came to India, Hindu and Muslim disposed rule India. At that time, some factors like religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated India's social life. ये भी हमें पता है, ये बता रहे हैं कि पहले क्या था, जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले हिंदू मुस्लिम राज था, तो यही राजा महाराजा ने रूल करके रखा हुआ था, ठीक है, इन्हीं का रूल था। और क्या चीज़ें थी भाई, रिलीजियस इंटॉलरेंस था उस वक्त, क्या क्या था, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज थे, है ना, और क्या था, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हो रही थी। तो ऐसा इनका मानना है कि ये सब चल रहा था उस वक्त का, जब ब्रिटिशर्स आए। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था, बड़े ही अंधविश्वासी टाइप के लोग थे, ऐसा वैसा ही दिक्कत थी। आया समझ में? Mill felt that only British rule could save the Indians from the darkness. उनका मतलब था कि जो भाई ब्रिटिश रूल था, उससे पहले का जो पीरियड था, जो हिंदू मुस्लिम राजा थे, जो मतलब एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री जो रही है, वो डार्कनेस में रही है। मतलब हम आए तो हमने इनलाइटमेंट, मतलब हम रोशनी लाए इनकी जिंदगियों में, अदरवाइज बड़ा ही अंधकार भरा जीवन था इंडियंस का। तो मिल फेल्ट दैट ओनली ब्रिटिश रूल कुड सेव द इंडियंस फ्रॉम द डार्कनेस। भाई मिल का ऐसा मानना था कि सिर्फ ब्रिटिश राज ही क्या कर सकता है, भाई इंडिया को डार्कनेस से बचा सकता है। बताइए, बड़ा डार्कनेस में जा रही थी इंडिया। Thus he advocated the theory of expanding colonization, that is the British should conquer all the territories in India to ensure enlightenment and happiness for Indians. इसीलिए उनका मानना ये था कि भाई क्या करना चाहिए, कॉलोनाइजेशन होना चाहिए, हर जगह को टेरिटरी, मतलब जो एरिया है इंडिया का, धीरे धीरे सब कुछ अपने अंडर ले लो, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमी हो, कल्चरल चेंजेस हम अपने हिसाब से करेंगे ना, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इंडिया के लोगों के लिए बहुत भले वाली बात हो जाएगी, ऐसा इनका मानना था। अब हम अगर उनको बोलते होंगे कि भाई आप लोग के लोग कैसे हम पे गुलामी कर रहे हैं, हमारा एरिया हमसे छीन रहे हैं, हमारी कंट्री में आके पूरा हक जमा रहे हैं, तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं, एक सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन नहीं है ना, सुपरस्टिशियस लोग हैं, कास्ट टैबूज हैं, बड़ी दिक्कतें, परेशानी और अंधकार में, डार्कनेस में इनका टाइम था। तो हम हैं जो इन्हें सिखाएंगे, समझाएंगे, अच्छा बनाएंगे और अपग्रेड करेंगे बेसिकली, है ना, इनका लेवल अच्छा बढ़ाएंगे। तो ऐसा जस्टिफाई करा इन्होंने। मतलब मैं आपके एरिया में आ रही हूँ, चेंजेस कर रही हूँ, तो आप बोल रहे हो कि आप क्यों हमारा एरिया छीन रहे हो, हमारी चीज़ें क्यों चेंज कर रहे हो, तो मैं बोल रही नहीं नहीं, मैं आपके अच्छे के लिए कर रही हूँ, जबकि मैं उल्टा आपको परेशानी कर रही हूँ। तो वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चिट भी अपनी, पट भी अपनी, वही हेड भी अपना, टेल्स भी अपना, सोच लीजिए। That is the British should conquer all the territories in India to ensure enlightenment and happiness for Indians. उनका मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स क्या कर लें, सारी टेरिटरीज को अपने अंडर ले लें और क्या हो जाए भाई, जो रोशनी है, जो जिंदगी में बहुत अच्छी बढ़िया हो और हैप्पीनेस है इंडियंस की लाइफ में। He strongly believed that India can be capable of progress only with the help of the British. In this way, he justified the British rule in India. उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके श्योर थे। किस चीज़ को लेके श्योर थे? उनका ये मानना था कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वही केपेबल हैं जो इंडिया की प्रोग्रेस कर सकते हैं, मतलब इंडिया को प्रोग्रेसिव कंट्री बना सकते हैं। जबकि जो अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही थी वो पूरी छीन ली थी, पूरा जो इंडिया अच्छी इकोनॉमी, अच्छा अर्न कर रहा था, अच्छा सा फ्लोरिश हो रहा था, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, और कह रहे हैं प्रोग्रेसिव कंट्री बना सकते हैं। तो ही स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडिया कैन बी केपेबल ऑफ प्रोग्रेस ओनली विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। मतलब इंडिया में कैपेबिलिटी प्रोग्रेस करने की जब ही हो सकती है
जब भाई ब्रिटिश के थ्रू, मतलब ब्रिटिश उनकी हेल्प करे, हम आए हैं, हम सब कुछ इंडिया को अपने अंडर ले लें, हम अपने हिसाब से सब करेंगे ना, हमारे हिसाब से कानून बनेंगे, कल्चर बनेगा, तो इंडिया तभी प्रोग्रेस कर सकती है, ऐसा मिल का मानना था। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या करा भाई, ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करा कि हाँ इसीलिए रूल आया और बहुत अच्छे के लिए आया है, हम ही है जो कर सकते हैं, हम ही करता धरता है। आया समझ में? देखिए इनकी बातें, आ गया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं? लाइक करा कि नहीं करा? लाइक कर दो फटाफट से, लाइक करना भूल जाते हो आप, अभी के अभी लाइक करो। चलो लाइक का बटन दबाओ तभी मैं आगे बढ़ूंगी। दबा दिया लाइक का बटन, आगे बढ़े। चल, Historians divided Indian history into ancient, medieval and modern, but this division too has its problem. What are these problems? अगर हम बात करें अदर हिस्टोरियंस की, उन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, चलिए डिवाइड किया था, वो हम देखेंगे कैसे। उन्होंने बोला था एंशियंट है, मिडाइवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना था। जेम्स मिल की बात नहीं हो रही है। देखिए अगर मैं लिखूँ ना, आप कंफ्यूज होते होंगे बार बार कि जेम्स मिल ने भी डिवाइड करा और ये इंडियन और जो अदर हिस्टोरियंस हैं वो भी, तो यहाँ लिख देती हूँ उनका डिवीजन और उनके डिवीजन में क्या फर्क है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इन्होंने कैसे डिवाइड किया था? जेम्स मिल के अकॉर्डिंग डिवीजन ऐसा था, हिंदू, मुस्लिम, थर्ड ब्रिटिश। ऐसा किसके अकॉर्डिंग था? जेम्स मिल के अकॉर्डिंग। बट हम बात करें अदर जो हिस्टोरियन है, उन्होंने कैसे बांटा था? उनके अकॉर्डिंग ऐसा था। आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एंशियंट, सेकंड मिडाइवल, थर्ड क्या था आपका? स्पेस नहीं हो रहा है बट मैं लिख के ही रहूंगी। क्या था थर्ड? एक मिनट, मैंने भी इसमें बना दिया। थर्ड था आपका मॉडर्न। ठीक है, एंशियन, मिडाइवल, मॉडर्न, एंशियन, मिडाइवल, मॉडर्न। देखिए दोनों में डिफरेंस अब आप देख लीजिए, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि 3 तरीके से डिवाइड करा तो हो जाता है। मैं समझती हूँ कि जेम्स मिल ने इस तरीके से किया है, अदर हिस्टोरियंस ने किया, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिए जेम्स मिल का तरीका कुछ ऐसा था, उन्होंने धर्मों पे बात ले आई थी। ये ध्यान रखना, जेम्स मिल जहाँ है तो उन्होंने रिलीजन बेस, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि एंशियंट था, मिडाइवल था या हिंदू मुस्लिम इस तरीके का, तो आप याद रखिएगा जेम्स मिल ने डायरेक्टली रिलीजन पे फोकस किया था। तो हिंदू, मुस्लिम, देन ब्रिटिश आए। ब्रिटिश वो खुद के लिए बोल रहे भाई हम आए, ये जेम्स मिल का डिवीजन है। बट जो अदर हिस्टोरियन है उन्होंने रिलीजन पे फोकस ना करके उन्होंने बताया कि भाई शुरुआती चीजें थी तो एंशियंट हिस्ट्री, देन मिडाइवल, बीच का जो मिडिल पीरियड था वो, देन मॉडर्न, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए तो मॉडर्न पीरियड आया समझ में। तो ऐसा अदर हिस्टोरियंस के लिए था, उन्होंने बताया एंशियंट हिस्ट्री है, सेकंड मिडाइवल है, थर्ड है मॉडर्न। इनका कहना है हिंदू थे, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। डिफरेंस आया समझ में? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन तो नहीं? पता चले आप बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे तो कंफ्यूज हो रहे हो, मैं समझती हूँ कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए एक बार और रिपीट कर देती हूँ, मेरे साथ आप भी रिपीट करिए, बोलिए, लिखिए। जेम्स मिल ने कैसे डिवाइड किया था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, खुद के लिए। उन्होंने धर्मों पे बात ले आई थी। बात आ जाती है अदर हिस्टोरियंस की, उन्होंने सिंपल पीरियड वाइज किया था कि पुराना समय था तो एंशियंट हिस्ट्री, देन आया मिडाइवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, देन मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जब मॉडर्न हुआ था चीजें, मतलब ब्रिटिशर्स आए थे। आया समझ में? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़ जाए, चल आगे बढ़ते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट यही जो डिवीजन है, ये वाला जो हमने देखा अदर हिस्टोरियन का कि एंशियंट, मॉडर्न, मतलब मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में, क्यों जो ब्रिटिशर्स हैं
क्यों इन्हें प्रॉब्लम हुई, आप समझ रहे क्या इन्हें दिक्कत हुई, दिक्कत एज इन मतलब जो है ब्रिटिशर्स बोल रही, सॉरी, इस डिवीजन में क्या दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं कि चलो जेम्स मिल को तो हम समझ रहे हैं कि भाई उन्होंने तो रिलीजन पे बात करी, तो उसका डिवीजन मतलब उनका जो डिफरेंस किस तरीके से उन्होंने चीजें की वो हमने समझा। बट अगर इन्होंने डिवाइड करा है, इन्होंने कहा है कि भाई एंशिएंट है, मिडाइवल है या मॉडर्न है, तो इस डिवीजन में भी क्या प्रॉब्लम है, हर चीज से प्रॉब्लम, कुछ तो रीजन होगा, देखते हैं इससे क्या प्रॉब्लम है। Many historians have divided Indian history into ancient, medieval and modern. This periodization has been borrowed from the West. उनका मानना है कि ये भी वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता मतलब वेस्टर्न कल्चर, कि ये भी फॉरेनर से आया है, ये हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है। मॉडर्न कह रहे हैं, ऐसा बांट रहे हैं, इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये भी वेस्टर्न तरीका है, वेस्ट साइड से जो तरीका है, जो वहाँ की सोच है, वहाँ की सोच यहाँ लाई गई। According to them, modern period was associated with the growth of science, reason, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या है, जिन्होंने डिवीजन करा, जो अदर हिस्टोरियन थे, उनका मानना है कि भाई मॉडर्न पीरियड ऐसा पीरियड है जिस टाइम पे साइंस आई, टेक्नोलॉजी आई, आज़ादी हुई, भाई इक्वालिटी की बात हुई। क्या ऐसा कुछ था जब अंग्रेजों का शासन था, जब कॉलोनियल रूल था, क्या ऐसा था? आप खुद ही बताइए, इतनी मूवीज देखी, भले आपने अभी बुक नहीं पढ़ी, अभी आप पढ़ेंगे, आपने मूवीज देखी, सुना है, ऐसा कुछ था? इक्वालिटी की बात थी। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का तो मतलब होता है कि प्रजातंत्र, जब प्रजा अपनी बात कह पाए, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, ऐसा था? कुछ भी नहीं था ना। तो मॉडर्न पीरियड का मतलब ये होता है जब सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, डेमोक्रेसी हो, लिबर्टी मींस आज़ादी हो, अपनी बात कहने का हक हो, एक्सप्रेस करने का हक हो, साइंस हो, ग्रोथ हो, टेक्नोलॉजी हो, तो ऐसा इनका मतलब था, ये है मॉडर्न पीरियड। This view was accepted by the Western thinkers after the French Revolution. भाई जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो ये जो थिंकिंग है, ये वेस्टर्न थिंकर्स ने इस चीज को लेकर आए थे। मतलब उनका मानना था कि ऐसा है तो यानी ये मॉडर्नाइजेशन है, ये मॉडर्न चीजें है, जबकि आपको अच्छे से पता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े, चलिए। Medieval period was a term used to describe a society where all these features of modern society did not exist. इनका मानना था कि medieval period वो है जो मॉडर्न, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री में था, जो medieval में नहीं है, वो medieval period है। मतलब जो मॉडर्निटी कह लीजिए, इक्वालिटी की बात हो गई, डेमोक्रेसी की बात हो गई, ये मॉडर्न पीरियड में था, इसलिए मॉडर्न पीरियड है। और medieval में ऐसा कुछ भी नहीं था, मध्यकालीन जब इतिहास था उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा इनका मानना है। If we accept this periodization for our country, there must arise some problems. These are, अगर मानो हम ये periodization, ये medieval, ancient, modern हम अपने लिए अपना भी लें, मतलब ये चीजें समझ भी लें, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? We cannot justify the British Raj of India as the modern period. जो ब्रिटिश राज पीरियड था, जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था, मतलब जो रूल कर रहे थे वो इंडिया में, हम उनको मॉडर्न पीरियड नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते भाई? हम उनको मॉडर्न पीरियड कतई बिल्कुल भी नहीं कह सकते। At that time, people did not have equality, freedom or liberty. There was no economic growth and progress in the society. मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि कोई इक्वालिटी की बात नहीं थी, किसी को इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता था, फ्रीडम नहीं थी भाई, सोचने तक की आज़ादी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, फ्रीडम लिबर्टी इज द सेम थिंग। देयर वॉज नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस इन द इंडिया, इन द सोसाइटी। मतलब कोई इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं थी। अरे कहाँ से होगी? वो क्या करते थे, जो उनको लग रहा है कि ये फसल उगानी चाहिए, जो काम आएगी उनके, जिसे वो कम दामों में खरीद के बाहर जाके एक्सपोर्ट करते थे, अपनी कंट्रीज में बेचते थे महंगे महंगे दामों में, जबरदस्ती बेचारे किसानों से कम प्राइस में खरीदते थे। तो इकोनॉमी की तो मतलब क्या बोलेंगे, इकोनॉमी अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है? ऑब्वियसली बेकार हो रही है। बट हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, तो मॉडर्नाइजेशन में तो भाई इक्वालिटी होती है, डेमोक्रेसी होती है, इकोनॉमी भी अच्छी होती है, स्टेटस अच्छा होता है, मॉनेटरी टर्म्स में कंट्री ग्रो करती है। बट एट दैट टाइम ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हम ये जो पीरियडाइजेशन है, इससे क्या करते हैं हम, इसको मतलब ये चीज़ को हम एग्री नहीं कर सकते कि मॉडर्न की बात ये हो रही है कि भाई अच्छा हो रहा है भाई, जबकि मिडाइवल टाइम में काफ़ी चीज़ें बनी, इतने इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बने जिन्हें वंडर्स में भी गिना जाता है, कह लीजिए, है ना, वर्ल्ड के वंडर्स में भी गिना जाता है। और जो हमारी जो कंट्री को जो एक बोलते हैं, नाम ऊंचा करते हैं हमारी कंट्री का, भाई देखिए मॉन्यूमेंट्स हमारी कंट्री में एक अच्छी बात हो जाती। तो क्या ये मतलब कुछ नहीं करा, कुछ अच्छा नहीं था? आप खुद सोचिए। इसीलिए इस पीरियडाइजेशन से थोड़ी सी क्या है, प्रॉब्लम थी। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी, डर, समस्या तो नहीं? How do the official records of the British administration help historians to write about the last 250 years of Indian history? भाई हमने देखा था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते थे, ऑब्वियसली, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन कैसा चल रहा है,
हिस्टोरियंस को इनके थ्रू, मतलब जो इनके लास्ट 250 ईयर्स के जो भी रिकॉर्ड रहे हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चला। मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनकी आदत थी जो भी चीज़ें बना रहे हैं, पॉलिसीज रूल्स कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो रिटर्न फॉर्म में लिखते थे और बड़े अच्छे से आर्काइव्स या म्यूजियम में संभाल के रख देते थे, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आए, या जो भी डेटा है वो अपनी कंट्री में भेज सके। जो उनकी क्वीन है, जो रूल कर रही है, भाई उनको पता चल सके कि कैसे कैसे इनका जो डोमिनेशन का काम है इंडिया में, जो ये लोग घेर रहे हैं पूरे इंडिया को, कॉलोनाइजेशन का रूल कैसे चल रहा है, देखते समझते। तो क्या पूछा है कि भाई कैसे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं हेल्प करते हैं हिस्टोरियंस को लास्ट 250 ईयर्स की हिस्ट्री बताने में, मतलब हिस्टोरियंस ने कैसे हेल्प ली इन जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, देखते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स का जो मानना था कि भाई लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बोली गई बातें भूली जा सकती है, लिखी गई बातें भूली नहीं जा सकती, वो आगे भी काम आएंगी। Hence they got written up every instruction, plan, पॉलिसी डिसीजन, अग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा। इसलिए वो हर चीज़ लिखते थे, हर चीज़ों को नोटिस करते थे, लिखते थे। क्या लिखते थे, कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, कुछ भी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन हुआ, अग्रीमेंट हुआ, इन्वेस्टिगेशन किया, ये सारी चीज़ें वो लोग रिटर्न में रखते थे। कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें अब जब रिटर्न में है तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ, अगर कोई लिखित में होगा, आप स्कूल के डॉक्यूमेंट्स देखते फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, कुछ भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाते हो, टीचर क्या बोलती है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनकी चीज़ें देख लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा है तो रिकॉर्ड में, तो आपको हेल्प हो जाती है जानने के लिए कि अच्छा इन्होंने ऐसे बनाया था हमारे सीनियर्स ने, तो हम भी ऐसा बनाएंगे, एक आइडिया ले लेते हैं। तो ऐसे हिस्टोरियंस को आइडिया कैसे मिला, जो भी इनके भाई लिखित में रिकॉर्ड रहते होंगे, हर चीज़ को लिख लेते थे, चाहे पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन हो, कुछ भी अग्रीमेंट हो रहा हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन या प्लानिंग हो, हर चीज़ को भाई प्रिजर्व करके लिख के रखते थे ब्रिटिशर्स। They thought that once this was done, things could be properly studied and debated. उनका मानना था कि अगर ये प्रॉपर्ली चीज़ों को रख लिया जाए संभाल के, तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं और उससे रिलेटेड डिबेट भी की जा सकती है, कि कंफ्यूजन तो नहीं, आगे दोबारा हम ये रिपीट कर रहे हैं तो कोई मिस्टेक ना हो। मतलब पहली बार में हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो दिक्कत होगी, तो दूसरी बार में हम रिपीट ना करें मिस्टेक, तो हमें इसका एक आइडिया हो जाए कि अरे हाँ, हम पहले ये प्लान चूज कर चुके हैं तो अब हम नहीं करेंगे। This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. उस टाइम पे क्या क्या आया था, हमने पढ़ा था, मेमोज आए थे, लेटर्स, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें उस टाइम पे प्रोड्यूस होने लग गई थी। The British were very interested in preserving all important documents and letters. बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि भाई हमें चीज़ों को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, लेटर्स को प्रिजर्व करके संभाल के रखना है। For this, they established record room attached to all administrative institutions such as the village, तहसीलदार्स ऑफिस, the collectorate, law courts, etc. मतलब क्या करते थे, जो भी इनके ऑफिसेज रहते थे, जैसे अगर लॉ कोर्ट का ऑफिस है, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, हर ऑफिस में इनका एक रिकॉर्ड रूम रहता था। मतलब अगर ऑफिस में जो भी चीजें चल रही, रिटर्न में जो भी काम चल रहा है, हर का अपना अपना क्या रहता था, हर ऑफिस का, हर मतलब लड़की के लिए नहीं बोल रही मैं, हर किसी का, मतलब उन लोगों का, उनका अपना क्या रहता था, ऑफिस रहता था, रिकॉर्ड रूम रहता था, ताकि चीजें मेस्ड अप ना हो, कंफ्यूजन ना हो, सबका अपना अपना रिकॉर्ड रूम हो, तो बढ़िया से चीजें संभाल के रखी जाएंगी। आया समझ में। तो क्या करते थे, बहुत ज्यादा चीजों को लेके इंटरेस्टेड रहते थे कि हमें हर चीज़ों को संभाल के रखना है, प्रिजर्व करके रखेंगे तो काम आएगी आने वाले टाइम पे। अब ये कैसे करते थे, मतलब हर चीज़ को बड़ा ही सिस्टमैटिकली रखते थे, बहुत अच्छे से रखते थे। कैसे, जैसे हर ऑफिस के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी इनकी चीज़ें चलती थी, डिपार्टमेंट थी, उनके हर उसके डिपार्टमेंट के साथ इनका एक अटैच रिकॉर्ड रूम था। जैसे तहसीलदार का ऑफिस है तो वहाँ पे उनका अलग रिकॉर्ड रूम, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रूम है तो वहाँ पे सारे डेटा है, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग क्या बना रखे थे, रिकॉर्ड रूम बना रखे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको जस्ट आपके स्कूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दूं कि जैसे आपका जैसे आप 8th में, तो 8th में आपके 3-4 सेक्शन है, तो सिर्फ 8th का एक रिकॉर्ड रूम रहेगा जिसमें 8th के सारे बच्चे, पास फेल जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, है ना। 9th के तो 9th के बच्चों की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ऐसा मिक्स नहीं होगा। तो जस्ट आपके एग्जाम्पल के लिए बता रही, तो ऐसा करते थे। जैसे किन किन चीज़ों के लिए करते थे, जैसे विलेज तहसीलदार ऑफिस, तो उनका एक अलग रिकॉर्ड रूम, फिर अगर कलेक्ट्रेट या लॉ कोर्ट, तो उनका एक अलग रिकॉर्ड रूम होता था, तो चीज़ें मेस्ड अप नहीं होती थी, बढ़िया अच्छे तरीके से चलती थी। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ अभी तक, आगे बढ़े, चल। They also set up archives and museums to preserve important records. अब क्या है, ये जो क्या करते थे, हमने देखा था ना, आर्काइव्स और जो म्यूजियम्स हैं वो भी सेट करके रखे थे ताकि अपने रिकॉर्ड्स को वहाँ रखे। आर्काइव्स क्या होती है, मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स जो भी हैं आर्काइव्स में संभाल के रखते हैं, ठीक है, म्यूजियम्स में रखे जाते हैं, तो वहाँ ही प्रिजर्व करके बड़े अच्छे से संभाल के रखते थे। अब आप सोचिए, इतनी सारे सोर्सेज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेटर्स हैं, मेमोज है, डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, इनके थ्रू काफ़ी जानकारी हिस्टोरियंस को मिली थी। ऑब्वियसली
रिकॉर्ड्स पढ़े हैं तो पढ़ लिया कि अच्छा उस टाइम पे ऐसी पॉलिसी थी, ऐसा था वैसा था, तो उन रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चल जाता था। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू स्मूदर इन द अर्ली ईयर्स, एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेशन टू अदर, वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू द अदर, ये अदर है, एसएम गलती से आ गया, इसको कट कर दो, ठीक है, वही मैं सोचूं इसमें। Letters and memos that moved from one branch of the administration to other in the early years of the 19th century, इसको कट हो गया, early years of the 19th century, मतलब 19th century में क्या होता था कि जो मेमोज है, लेटर्स है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मूव करते रहते, काम पड़ता था तो मूव कराते रहते थे। कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स में आप इनको रीड कर सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि हर चीज म्यूजियम और आर्काइव्स में संभाल के रखी जाती थी। Historians can also take help from the notes and reports that district official prepared or the instruction and directives that were sent by officials at the top to the provincial administrators. और historians को कैसे हेल्प मिलती थी? historians क्या करते थे, जैसे कुछ भी रिकॉर्ड या डेटा किनके थ्रू मिल रही है, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड है प्रिपेयर होते थे, कुछ भी इंस्ट्रक्शन होते थे या डायरेक्टिव चीज़ें जो निर्देशित चीज़ें रहती थी वो ऑफिशियल सेंड की जाती थी ऑन द टॉप में टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो वहाँ से भी क्या होता था भाई, जो हिस्टोरियंस है उनको रिकॉर्ड मिल जाता था। दिक्कत की बात नहीं, एक बार और समझा देती हूँ। मतलब क्या है, लेटर्स एंड मेमोज मूव करते थे वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन ब्रांच टू अनदर। तो ये क्या था, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये हम आर्काइव्स में जो चीज़ें रखी हैं उनके थ्रू रीड करके पता कर सकते हैं। देन हिस्टोरियंस के और किन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, हिस्टोरियंस हेल्प ले सकते हैं, जो भी नोट्स बनते थे, है ना, रिपोर्ट्स बनती थी, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर करके रखते थे, कुछ भी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव्स जो हाई ऑफिशियल या प्रोविंशियल ऑफिस में जाती थी, तो उनकी जो डेटा थे उनको पढ़ के भी हिस्टोरियंस जानकारी लेते थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल है कि आपके जो स्कूल टीचर है कुछ भी डेटा लिख के आपके बारे में प्रिंसिपल को भेज रही, तो आने वाले सालों में वो डेटा लिखित में, मतलब स्कूल की टीचर ने भेजा तो डॉक्यूमेंट, मतलब जो रिकॉर्ड रूम है उसमें रखा हुआ है। अब किसी को आगे पढ़ना तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ इस टाइम पे टीचर ने ये कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी थी बच्चों के बारे में प्रिंसिपल्स को, तो ऐसे ऐसा इशू हुआ था, ये दिक्कत थी, जो पढ़ के आप पता लगा पा रहे हैं। तो ऐसे ही जो हिस्टोरियन है, ये जब ये जो ऑफिसर्स थे भाई, चीज़ें और टॉप लेवल जो उनके ऑफिसर्स पे भेजते थे, जैसे प्रोविंशियल ऑफिस वगैरह है ना, एडमिनिस्ट्रेटर्स को भेजते थे, ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स को, तो वो रिटर्न में रहता था, तो वो सारी चीज़ें भी प्रिजर्व्ड है, तो हम उनके थ्रू, हम या हिस्टोरियन की बात करें तो हिस्टोरियन उनके थ्रू पता लगा सकते थे कि भाई कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। आया समझ में? तो बेसिकली जो रिकॉर्ड्स हैं, जो रिकॉर्ड रूम में रखे जाते थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी आदत क्या थी, हर चीज़ को संभाल के रखना, प्रिजर्व करके रखना, रिटर्न में होनी चाहिए। लेटर्स, मेमोज, अग्रीमेंट्स, प्लान्स, जो भी चीज़ें हैं सब रिटर्न में हो तो आगे काम आएगी। तो यही रिटर्न की जो चीज़ें हैं, चाहे वो आर्काइव से मिले, चाहे म्यूजियम से मिले, लेटर, मेमोज जो भी है, इनके थ्रू जो हिस्टोरियन से पता लगा पाए कि हाँ उस वक्त ऐसा होता था। अब आया समझ में? मतलब ये आर्काइव से, म्यूजियम में रखे डॉक्यूमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इनने काफ़ी हेल्प करी चीज़ों को जानने की। तो ये काम आए सोर्सेज की तरह, हिस्टोरियन के लिए सोर्सेज की तरह काम आए, तो हमें पता चले कि भाई हाँ उस वक्त में ऐसा होता था, या उस रूलर ने ऐसा करा, या वो गवर्नर जनरल ने ऐसा करा, वो वाइसरॉय ने ऐसा करा, तब जाके हमें समझ में आ पाता है इन चीज़ों के थ्रू। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। और लाइक करा कि नहीं करा अभी तक बताओ? लाइक करा या भूले भूले तो नहीं? कर दिया ना लाइक? चलो। हाउ डिड द ब्रिटिश कॉन्क्वायर इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल? भाई जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कॉन्क्वायर कैसे करा, इंडिया को जीता कैसे? भाई जो हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, जीता कैसे और अपना रूल कैसे कायम किया, देखते हैं। द ब्रिटिश कंक्वायर्ड इंडिया इन द फॉलोइंग वेज। उन्होंने कुछ तरीकों से, ये तरीके हम पढ़ेंगे तो इन तरीकों से हमें पता चलेगा भाई ऐसे ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके इन्होंने इंडिया को धीरे धीरे अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। देखिए ये आए, एकदम से नहीं आए कि एकदम से आ गए और आज से हमारा राजा, नहीं, बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस। पहले राजा नवाब्स को हराया, मतलब जो भी एरिया के जो भी नवाब होंगे, राजाज होंगे, उनको उनकी टेरिटरी हासिल करी। धीरे धीरे ऐसी करते करते सारी टेरिटरी हासिल करके अपने पॉलिसीज प्लान्स बना के, धोखाधड़ी भी करके, कह लीजिए चीटिंग भी करके, या लड़ाई करके, वॉर करके भी जीता। पहले दे सब्जुगेटेड लोकल नवाब्स एंड राजास, मतलब जो लोकल नवाब से, राजा से, जो अपने इंडिया में राज कर रहे थे पहले से ही, उनको अपने अंडर ले लिया, अधीन ले लिया, सब्जुगेट कर लिया। They established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought goods they wanted at lower prices and produced crops they needed for export। अब ये क्या करते थे, बड़ी चालाकी करते थे, अपनी धीरे धीरे चीज़ों को अंदर तो ले रहे थे, जैसे पूरी इकोनॉमी इंडिया की अपने अंदर कंट्रोल में ले ली थी, है ना, कैसे क्या संभालना है, पूरा पैसों से रिलेटेड सब इनके अकॉर्डिंग चल रहा था, सोसाइटी इनके अकॉर्डिंग चल रही थी। ये क्या करते थे, सोसाइटी से जैसे क्या करते, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे।
रेवेन्यू कलेक्ट करके क्या होता था, टैक्स रेवेन्यू जो भी है कलेक्ट करते थे, ताकि खुद के जो खर्चे हैं वो उनके थ्रू भाई खर्चा क्या है कंपनसेट कर पाए, कि भाई खर्चे हमारे हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ की जो जनता है ना, सोसाइटी के लोग हैं, इनसे क्या है रेवेन्यू लेंगे और हमारे जो खर्चे हम उनकी भरपाई करेंगे। टू मीट देयर ऑल एक्सपेंसेस बॉट गुड्स दे वांटेड एट लोअर प्राइस। क्या करते थे भाई, गुड्स खरीदते थे ऐसे जिन्हें ये लोअर प्राइस में चाहते थे, मतलब जो भी सामान इन्हें चाहिए रहता था ना, जरूरत रहती थी, कम दामों में खरीदते थे। जबकि भले फार्मर या पीजेंट है या जो भी बेच रहे हैं ट्रेडर, वो नहीं चाहते कम दामों में बेचना, बट जबरदस्ती कम दामों में उनसे खरीदते थे। एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और वही फसलें उगवाते थे जो उन्हें लगता था भाई हम एक्सपोर्ट करेंगे ना तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो ऐसा ये लोग करते थे। They brought changes in rulers and taste, customs and practices। बहुत सी चीज़ों में चेंज लाए, जैसे रूलर्स में जो राजा महाराजा जो रूल करते थे उनके लिए अलग से रूल्स बना लिए। टेस्ट अपने अकॉर्डिंग है ना, चीज़ें मतलब सामान जो बिकने लग गया, टेस्ट खाने पीने की चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, पूरी जो कस्टम प्रैक्टिस ट्रेडिशन जो भी रीति रिवाज जो भी चीज़ें चल रही हैं सब अपने अकॉर्डिंग कर लिया। Thus they moduled everything in their favor and subjugated the country very soon। इसीलिए उन्होंने हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से क्या कर दिया, इस तरीके से मोल्ड कर दिया, सॉरी मॉड्यूल बोल दिया था मैंने, मोल्ड कर लिया, अपने इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग शेप दे दिया, जैसे हाँ करना है मुझे, जिसका जैसा शेप देना है, जैसा मैं चाह रहा हूँ बेसिकली। तो जैसा ये चाह रहे थे वैसा इन्होंने सब धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग कर लिया। और क्या कर लिया भाई, कंट्री को पूरा अपने अंडर ले लिया। तो कॉलोनाइजेशन यानी कॉलोनियल रूल हो गया, मतलब धीरे धीरे शुरुआत करी। पहले नवाब राजाओं को अपने अंडर लिया, ठीक है भाई, उसके बाद इकोनॉमी में चेंज, सोसाइटी से भाई रेवेन्यू ले रहे हैं उसमें चेंज, है ना, अपने अकॉर्डिंग मन माने रेवेन्यू लिए जा रहे हैं, अपनी पसंद की फसलें उगवाई जा रही है, ताकि भाई जो ज्यादा दामों में उनके जो अनाज है, जो ग्रेन से ज्यादा दामों में जो भी सामान निकल रहा है, प्रोड्यूस निकलेगा फसलों का, वो क्या करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट जो भी फसलें उन्हें लग रही है अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा दामों में। जो गुड होने चाहिए वो कम दामों में खरीदते थे, ठीक है। साथ में क्या करते थे भाई, जो रूलर्स हैं, जो कस्टम ट्रेडिशन जो भी चीजें प्रैक्टिस है सब अपने अकॉर्डिंग कर ली। धीरे धीरे उन्होंने पूरा तख्ता पलट कर दिया, अपने हिसाब से पूरा सब कुछ कर लिया, और क्या बन गया, कॉलोनियल रूल। आप बताइए मेरा रूल कब होगा, मतलब अगर मैं रूल कर रही हूँ बट सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है तो पूरी तरह मेरा रूल नहीं होगा, बट मैं आई, मेरे हिसाब से अब आप खा पी रहे हो, मेरे हिसाब से चीज़ें हो रही हैं आपके घर में, मेरे हिसाब से आप काम कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप जो पढ़ना है वो पढ़ रहे हो, मैं ही बता रही हूँ कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या काम करना है, तो क्या हो गया, सब कुछ मेरे अंडर, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग टोटली कर लिया। तो ऐसे इन्होंने सब कुछ टोटली अपने अंडर ले लिया था, अपने अकॉर्डिंग पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया था। इसी तरीके से इन्होंने इंडिया को क्या करा, कंक्वायर करा और अपना रूल स्टैब्लिश किया। आया समझ में? देखो भले ही बुरा लग रहा है ऐसे कैसे, क्या वो सोचो उन्होंने जो सहा होगा, अगर आप थोड़ा सा उनकी सिंपैथाइज करें, चीज़ों को समझे अपने अंदर ही, मतलब कि कैसे उन्होंने सहा होगा तो आपको चीज़ें जल्दी अच्छे से समझ में आएंगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ देखिए, ये सोच के मत पढ़िए हिस्ट्री कभी भी कि बस पढ़ने के लिए पढ़ना है, नहीं, थोड़ा सा रिलेट करिए, चीज़ों को समझिए। मॉडर्न हिस्ट्री में तो हमें तो पता है कि कितना बुरा बुरा सा है, हम तो मूवीज़ में देखते हैं ये वो, तो उसको समझिए, थोड़ा अपनापन लाइए तो चीज़ें जल्दी समझ में आएगी और अच्छा भी लगेगा, एक कनेक्टिविटी बनेगी। मैं ये नहीं कह रही कि जैसे वो हो रहा है तो बिल्कुल इमेजिन करने लगो ऐसा होता था, बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी कनेक्टिविटी आप लाइए तो बहुत आपको अच्छा लगेगा और समझ में और अच्छे से आएगा। आया समझ में? अदरवाइज मैं तो हुई हजार बार रहूंगी, जितने बार बोलोगे आपको समझाऊंगी। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? और लाइक करा कि नहीं करा ये बता दो, लाइक करा कि आपने नहीं करा फटाफट से बता दीजिए। कर दिया ना लाइक? चलो सो भाई इसी के साथ क्या है, इसी के साथ आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो यही है भाई हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपका आर पास 3 यही सब रहने वाला है। आगे चैप्टर्स में भी यही सब हम पढ़ेंगे, पूरा इनका रूल, आगे के चैप्टर्स में कैसे इन्होंने ट्रेड को टेरिटरी बनाया, सारी चीज़ों को समझेंगे। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बिल्कुल भूल जाते हैं, ये नहीं भूलना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।